नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। यो एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों का सस्पेंस घटा दिया है, लेकिन यह कौतुक जस का तस है कि भाजपा की आंधी कितनी भारी होगी और आखिरकार यह कैसे हो रहा है। अपन इसके पीछे एक वजह मानते हैं। यह वजह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का जुआ खेलना है। अमित शाह ने ही अकेले महाराष्ट्र में शिवसेना से अलायंस तोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई को दरवाजा दिखाया। अमित शाह ने दोनों प्रदेशों में बहुकोणी मुकाबले में भाजपा को फायदा बूझा। तभी पूरी चुनावी लड़ाई भाजपा बनाम बाकी बिखरे विपक्ष के बीच की बनी है। हकीकत है कि अमित शाह ने जब शिवसेना से नाता तोड़ा था तो उस समय पार्टी व संघ परिवार दोनों में वे अकेले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा संसदीय बोर्ड, आरएसएस के आला पदाधिकारी हैरान परेशान हुए। फिर हरियाणा में चौटाला और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बढ़त का भी हल्ला हुआ। नरेंद्र मोदी के प्रचार में उतरने से पहले तक चर्चा बन गई थी कि भाजपा ने अपने पांव कुल्हाड़ी मारी है। तभी इस चुनाव में अमित शाह की प्रतिष्ठा सर्वाधिक दांव पर है। सो ये चुनाव अमित शाह की जोखिम और संगठन क्षमता को जांचने की कसौटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अपनी जगह है, लेकिन उसे हिट शो बनाने में अमित शाह का रोल अभूतपूर्व है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बनाने के लिए हर दांव आजमाएगी। भाजपा नेता वैसे तो पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती है तो छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने की तैयारी है। भाजपा की रणनीति से जुड़े एक जानकार सूत्र का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को महाराष्ट्र में 150 से ज्यादा सीटों की उम्मीद है, लेकिन अगर कुछ सीटें कम हो जाती है तो पहली प्राथमिकता निर्दलीय विधायकों को साथ लेने की होगी। भाजपा का मानना है कि करीब 15 निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। उससे ज्यादा की जरूरत भाजपा को नहीं पड़ेगी। अगर इससे ज्यादा की जरूरत पड़ी तो राज ठाकरे से बात होगी। इसी तरह हरियाणा में भाजपा नेता कम से कम 40 सीट की उम्मीद कर रहे हैं। पार्टी इतनी ही सीटों पर रुकती है तो उसे बहुमत के लिए 6 सीटों की जरूरत होगी। हरियाणा में भी पहली प्राथमिकता निर्दलीय विधायकों को साथ लेने की है। इनकी संख्या 4 से 6 हो सकती है। अगर इससे काम नहीं बने या इतने निर्दलीय नहीं जीते तब पार्टी कुलदीप बिश्नोई से बात कर सकती है। उनकी पार्टी से भी 4 से 6 विधायक जीतने का अनुमान है। जाहिर है भाजपा ने पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में वैकल्पिक रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दोनों राज्यों में हार मान ली है, लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस के नेता अपने हिसाब में भी दोनों राज्यों में बहुत खराब प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं का अंदाजा है कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान अपनी कराड़ दक्षिण की सीट से चुनाव हार सकते हैं। पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और अगर वो खुद हार रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी की क्या दशा होगी। कांग्रेस के प्रदेश नेताओं का कहना है कि गिने चुने नेता ही जीतेंगे। तभी पार्टी के नेता हुसैन दलवाई ने मतदान खत्म होने के तुरंत बाद मान लिया कि कांग्रेस हार रही है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी हार होगी और इसके लिए चौहान को जिम्मेदार ठहराकर कांग्रेस आला कमान से उनकी शिकायत भी शुरू हो गई है। यही हाल हरियाणा में है। कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने हार मान ली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, लेकिन साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ निजी खुन्नस भी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवाद का मुद्दा भी हावी रहा, इसलिए ज्यादातर क्षेत्रों में कांग्रेस को वोट नहीं मिले। उन्होंने पहले भी आरोप लगाया था कि हुड्डा ने सिर्फ रोहतक और आसपास के इलाकों में ही विकास किया है। नतीजे आने से पहले ही हरियाणा में हुड्डा विरोधी नेता एकजुट हो गए हैं और उनकी शिकायत लेकर कांग्रेस आलाकमान के पास पहुंच गए हैं। यह लाख टके का सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का बंटवारा करेगी। कई जानकारों का कहना है कि अगर भाजपा महाराष्ट्र में अकेले सरकार बनाती है तो राज्य का बंटवारा हो सकता है। हालांकि यह काम तत्काल नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद इस दिशा में पहल हो सकती है। पर भाजपा के जानकार सूत्र इन अटकलों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी हाल में महाराष्ट्र का बंटवारा नहीं होगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा और उनके वचन संकल्प से जुड़ा मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि उनके दिल्ली में रहते महाराष्ट्र का बंटवारा नहीं हो सकता है। तभी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में अलग विदर्भ राज्य बनाने का मुद्दा नहीं शामिल किया।
हालांकि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस दोनों ने कहा है कि भाजपा विदर्भ राज्य के लिए प्रतिबद्ध है। फिर भी कम से कम इस कार्यकाल में अलग विदर्भ राज्य नहीं बनेगा। अगर भाजपा ने अलग राज्य का फैसला किया तो मोदी की बात का वजन बहुत हल्का हो जाएगा। फिर आगे जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। भाजपा को यह अंदाजा है कि विपक्ष इस मामले पर कैसा प्रचार करेगा, इसलिए अलग विदर्भ राज्य के गठन का मामला ठंडे बस्ते में जाएगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर हैं और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संकेत दिया है कि वो अभी तत्काल नरेंद्र मोदी सरकार पर राम मंदिर बनाने का दबाव नहीं डालेगा। लखनऊ में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि सरकार के पास अभी 2019 तक का समय है। पूर्ण बहुमत से केंद्र में बनी भाजपा की सरकार के कानून बनाकर मंदिर बनाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, वह उनके अनुसार काम करेगी। अभी उसके पास 2019 तक का समय है। हालांकि होसबोले ने साफ शब्दों में कहा कि वह राम मंदिर निर्माण के विश्व हिंदू परिषद और हिंदू धर्माचार्यों के आंदोलन का समर्थन करती है। होसबोले ने यह भी कहा कि राम मंदिर का मुद्दा पहले से भाजपा के मैनिफेस्टो में है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर इस देश के एजेंडे में है और देश के हित में है। बताया जा रहा है कि बैठक में इस मसले पर चर्चा हो सकती है। बैठक के एजेंडे के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें देश की सुरक्षा के मामले पर भी चर्चा होगी। लव जिहाद के बारे में पूछे गए सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि इस पर पिछले 10 साल में काफी चर्चा हो चुकी है। होसबोले ने 3 दिन की केंद्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर कहा कि सरकार अभी तुरंत आई है, इसलिए अभी इसका कामकाज देखा जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केंद्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक 22 साल के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। इससे पहले जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था, उस समय 1992 में लखनऊ में संघ की केंद्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी। लखनऊ की बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के बाद भाजपा के एजेंडे में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। वहाँ 2017 में विधानसभा चुनाव होना है। आज से शुरू हुई 3 दिन की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में शामिल होने के लिए वे 1 दिन पहले लखनऊ पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात को उनकी संघ के प्रमुख नेताओं से बातचीत हुई। बैठक के पहले सत्र की शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत और सह कार्यवाह भैयाजी जोशी ने किया। इसमें जम्मू कश्मीर में आई भयंकर बाढ़ और पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए देश भर से करीब 400 प्रचारक और पदाधिकारी लखनऊ पहुंचे हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना डीएमके प्रमुख जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनको जमानत दे दी है और साथ ही निचली अदालत से हुई सजा पर भी 18 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इससे पहले जयललिता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई स्थगन नहीं मांगेंगी और साथ ही 2 महीने के भीतर मुकदमे से जुड़े तमाम दस्तावेज और अपनी अपील से जुड़े सभी तथ्य अदालत को सौंप देंगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कानून व्यवस्था की समस्या नहीं पैदा करने का निर्देश भी देंगी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल करने के लिए दिवाली के पहले आज आखिरी मौका था। आज के बाद सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते की छुट्टी है। तभी जयललिता के वकील फलियस नदीमन ने इसी हफ्ते जमानत याचिका पर सुनवाई की अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस HL दत्तू की बेंच ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने जयललिता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। पिछले महीने निचली अदालत ने उनको भ्रष्टाचार के 18 साल पुराने मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडरों से मुलाकात की। चीन और पाकिस्तान की ओर से सीमा पर लगातार तनाव पैदा करने की घटनाओं के बीच हुई इस मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा के सभी पहलुओं पर मिलिट्री कमांडरों के सामने अपना नजरिया स्पष्ट किया। रक्षा मुख्यालय में सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ नरेंद्र मोदी की यह पहली मुलाकात थी। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते वायुसेना के प्रमुख अरूप राहा ने सबसे पहले तीनों सेनाओं से जुड़े मसलों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग और नौसेना प्रमुख RK धवन ने भी अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनौतियों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दूसरे देशों से काले धन के बारे में जो सूचनाएं मिली हैं उन सब का खुलासा नहीं किया जा सकता है। सरकार ने बताया कि भारत ने कई देशों के साथ दोहरा कराधान से बचाव का समझौता किया है, लेकिन उन देशों से मिली सारी सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं। चीफ जस्टिस HL दत्तू की बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि दूसरे देशों ने सूचनाओं का खुलासा करने पर आपत्ति जताई है और अगर सारी सूचनाओं का खुलासा किया गया तो दूसरे देश भारत के साथ सूचना साझा करने से बचेंगे। रोहतगी ने सरकार की राय रखते हुए अदालत से इस मामले में जल्दी सुनवाई की अपील की। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने सरकार के इस रुख का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार काला धन रखने वालों को बचाने की कोशिश कर रही है। जेठमलानी ने विरोध करते हुए कहा कि जो बात काला धन रखने वालों को कहनी चाहिए थी वह बात सरकार कह रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर संघर्ष विराम उल्लंघन का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज उसने पुंछ में 2 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की, जिस पर भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आज सुबह करीब 10 बजे पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के हमीरपुर सेक्टर में फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने भारी और स्वचालित हथियारों से फायरिंग की। इससे पहले गुरुवार की देर रात भी पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया था। पाकिस्तानी फौजियों के दोनों हमलों का सुरक्षा बलों ने जवाब दिया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों प्रदेश भाजपा के लिए बंजर प्रदेश रहे थे। तभी एग्जिट पोल से पहले हर कोई कह रहा था कि त्रिशंकु विधानसभा आएगी, भाजपा लुढ़कते पिटते एक नंबर पार्टी बने तो बड़ी बात होगी। मगर अमित शाह ने जिस अंदाज में पार्टी को चुनाव लड़वाया उसने तस्वीर बदल दी। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। महाराष्ट्र भाजपा के एक नेता ने बहुत पते की बात कही। उसने कहा कि जब शिवसेना के साथ संबंध तोड़ने का फैसला हुआ उस समय प्रदेश की 60% सीटों के लिए भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन उन सबको हैरानी तब हुई जब उन्हें पता चला कि अमित शाह ने हर सीट का होमवर्क कराया हुआ था और उनके पास संभावित उम्मीदवारों के नाम थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवसेना हो या हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस हो, इनके साथ तालमेल तोड़ने का फैसला कोई तात्कालिक फैसला नहीं था बल्कि सुविचारित और सुनियोजित था। असल में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब अमित शाह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इन दो राज्यों के चुनाव थे। उनको यह तय करना था कि दशकों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक वे भाजपा को दोनों प्रदेशों में दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी बने रहने दें या जोखिम लेते हुए ऐसी राजनीति करें जिससे भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे। केंद्र में अकेले दम पर सत्तारूढ़ हुई पार्टी राज्यों में दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी नहीं रह सकती है। इस बात को समझते हुए अमित शाह ने दोनों प्रदेशों में अलग राजनीति करने की सोची। इस सोच में उन्होंने तालमेल खत्म करने का फैसला किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अकेले लड़ने की जिद ठानी थी, वे तालमेल चाहते थे लेकिन ऐसी शर्तों पर जो भाजपा के लिए सम्मानजनक हो। लेकिन उनकी सहयोगी पार्टियों को पता था कि अगर अमित शाह की शर्तों पर समझौता हुआ तब भी भाजपा नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी। इसलिए सहयोगी पार्टियों ने भाजपा को झुकाने की राजनीति की जो अमित शाह को मंजूर नहीं था। चूंकि उन्होंने गठबंधन बनाए रखने के साथ साथ अकेले लड़ने की योजना पर भी पहले से काम किया हुआ था, इसलिए तालमेल टूटने का उनके ऊपर असर नहीं हुआ। तालमेल खत्म होने के बाद भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि वह कभी भी इन दोनों राज्यों में पूरे प्रदेश की पार्टी नहीं रही थी। उसके पास उम्मीदवारों की कमी थी और प्रोजेक्ट करने के लिए चेहरे नहीं थे। महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया था। ऐसे में चुनौती बहुत बड़ी थी। तभी ज्यादातर जानकार मान रहे थे कि त्रिशंकु विधानसभा बनेगी और भाजपा का प्रदर्शन औसत से बेहतर नहीं होगा। तब अमित शाह ने 2 फैसले कराए। पहला फैसला यह था कि उन्होंने बाहर से आने वाले नेताओं के लिए पार्टी का दरवाजा खोला। चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले बाहरी नेताओं को भाजपा में शामिल करके टिकट दिया। और दूसरा फैसला किसी को नेता प्रोजेक्ट नहीं करने का था। उन्होंने तय किया कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। फिर मोदी ने भी अपने को प्रचार में झोंका। सो तालमेल तोड़ने से लेकर बाहरी उम्मीदवार लाने, कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करने, सिर्फ मोदी से प्रचार कराने के सारे फैसले अमित शाह के थे। इसलिए सारी जिम्मेदारी अपने आप उनकी तय हुई। तभी एग्जिट पोल में जो अनुमान जताया जा रहा है वो अमित शाह की सफलता का संकेत है। अगर भाजपा का प्रदर्शन बुरा होता है तो उसका ठीकरा अकेले उनके सर फूटना था। इसलिए सफलता का श्रेय भी लेने का हक उनका ही बनता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अमित शाह की कमाल पर चर्चा करेंगे। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को अनहोनी जीत दिलाई है। अब हरियाणा और महाराष्ट्र में वे दिलाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा के संसदीय बोर्ड ने नए लोकसभा चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश की रिकॉर्ड तोड़ जीत की कल्पना की थी और ने हरियाणा व महाराष्ट्र को लेकर की थी। आखिर अमित शाह की क्या खूबियां हैं, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट है। शीला जी, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के मतदान के बाद जो एग्जिट पोल आए उसमें बहस का लब्बो-लुआब ये है कि भाजपा की जो बढ़त या जो कुछ बताई जा रही है उसमें नरेंद्र मोदी की वाहवाही ज्यादा। क्या मानना आपका कि ये जीत जो है नरेंद्र मोदी की बदौलत भाजपा को मिलती हुई लगती है या कुछ और भी फैक्टर है इसमें, कुछ और भी हस्तियां हैं इसमें? देखिए हरिशंकर जी, नरेंद्र मोदी एक इस वक्त ऐसी कहानी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। और अमित शाह की ताकत ये है कि नरेंद्र मोदी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उसको कैसे बाजार में जाके बेचे। तो ये कला का पारखू आदमी है, पॉलिटिकल कला का, और खुद पॉलिटिक्स सुबह दोपहर शाम से पॉलिटिक्स की चिंता करता है। कौन? अमित शाह जी। देखिए, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अमित शाह ने पॉलिटिक्स का इतना शौक है, उसको इतना नशा है कि उसने अपनी 100 करोड़ से बड़ी कंपनी जिसमें अपनी पार्टनरशिप थी
वो उसने अपने पार्टनर को दे दी, बोले मुझे पूरा टाइम पॉलिटिक्स करना है। उसके पास कितने करोड़ों के शेयर्स है, पर वो उसको कोई पड़ी नहीं है कि वो धंधा करने वो बैठे। पूरी तरह 100% राजनीति में 24 तो घंटे में उसने से राजनीति में आने के लिए एक दिन सुबह उठ के ऐसे एक फैसला किया जी। कि ये 300 करोड़ की कंपनी में मुझे भागीदारी नहीं चाहिए, मुझे पूरे टाइम पॉलिटिक्स करना है। और वो भी उस टाइम कौन सा पॉलिटिक्स, वीएचपी का, जी। विश्व हिंदी परिषद के, वो अहमदाबाद सिटी के चीफ थे। ये कितने तो साल पुरानी बात है? करीब 15-17 साल पहले। अच्छा। तो ये इतने मतलब ये सुबह दोपहर शाम वो और नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल है। देखिए मैं आपको बता सकती हूँ ये कि आप भी जानते हैं जी। कि इंदिरा गांधी के बाद हमारे देश में ऐसा कोई पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है जी। नरेंद्र मोदी जैसा, जो पूरे टाइम पॉलिटिक्स की रंग में सोचता है और वो पूरे डिसीजन में एक पॉलिटिकल कलर होता है। जी। तो ये अमित शाह है, उसके लिए ऐसा एक मैच है कि जो नरेंद्र मोदी की आकांक्षाओं को और उसके सपनों को रंग भर सकता है। जी। और देखिए उसने अमित शाह ने जी। उद्धव ठाकरे के साथ 4 सितंबर को एक मीटिंग की, आपको याद है? जी, जी। पहले दिन भर मिलने नहीं वाले थे, फिर वो मातुश्री जाके मिले और वो मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ जी। जो सबको पब्लिक को नहीं पता है। जी। लेकिन उस दिन से लेके आज तक जी। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने डिसीजन ले लिया कि शिवसेना से रिश्ता या तो इक्वल टर्म्स पे हो या ना हो। जी। और आज देखिए नहीं तो वही ये जो जुआ खेला गया है कि नहीं हमें शिवसेना से टूटे हरियाणा में हजका से नहीं करना, ये जो फैसला है ये बुनियादी तौर पर आपका मानना है कि अमित शाह का है? अमित शाह का है। उन्होंने दोनों जगह पे जमीनी हकीकत से जुड़कर वहां के लोगों को मिलकर ये फैसला लिया है। देखिए उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे की विरासत के ऊपर निर्भर होके एक फैसला ले रहे थे। उनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सबको याद दिलाते हैं कि ये 60 और 70 का दशक नहीं है, ये 21वीं सदी है। और यहाँ जो हो रहा है वो आप अपनी बल पे अपनी ताकत पे करो। वो बाला साहेब ठाकरे की विरासत का लाभ उद्धव ठाकरे को नहीं देना चाहते हैं। बस एक ही मुद्दे पे कि बाला साहेब गए, प्रमोद महाजन गए तो वो उनके टर्म्स और कंडीशन बदल गए। अब आइए आप बैठिए, हमारे साथ इक्वल टर्म पे बात करिए। हम दिल्ली में राज कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र में नए तरीके मतलब राजनीति का पूरा दो टूकपना का अंदाज है कि ये होगा आर पार के इस हिसाब से फैसला होगा। इक्वल टर्म्स पे इक्वल होगा। टर्म पे और बीजेपी को देखिए नहीं, ये इक्वल टर्म पे, क्योंकि एक अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने ये आह्वान किया था कि भारत को अब कांग्रेस मुक्त बनाना है। और अब जैसे 60-67 साल पहले कांग्रेस की विचारधारा चलती रही, अब हम भाजपा की विचारधारा को हर जगह पहुंचाएंगे। इस मिशन पे काम करते हुए नहीं लगते हैं वो ज्यादा बड़ा मिशन लगता है। ये आपका सवाल बहुत बड़ा है, अभी इतना जल्दी जवाब नहीं दे सकती, पर मैं नहीं मानती। नहीं, पर उसी के अनुसार अभी काम नहीं हुआ। नहीं, भारत मुक्त बनाना है वो शॉर्ट टर्म का है। पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जिस तरह से वो लोग चल रहे हैं, उनका ध्यान ये है कि रीजनल पार्टी को खत्म करो, रीजनल पॉलिटिक्स को खत्म करो और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो मुख्य पार्टी रहे, जैसे अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। और उनका ये मानना है कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स देश को नुकसान करती है, क्योंकि कोएलिशन मतलब एक पूरे विजन और राजनीतिक रोड मैप के साथ में ये राजनीति है। और ये अमित शाह का जो चलना है वो मेरिट और लॉजिक पे है, इमोशन पे नहीं है। उनका इमोशन एक है कि भारतीय जनता पार्टी का ऑनर नहीं रहे, अगर इज्जत नहीं रहती है तो वो कोएलिशन में वो नहीं रहेंगे। याद रखिए, ऐसा कहना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पर प्रमोद महाजन और मुंडे की जो राजनीति थी महाराष्ट्र की, उसको फुल पॉइंट लगा दिया जी। मतलब वो राजनीति खत्म हो गई और महाराष्ट्र की राजनीति अब बिल्कुल नए पैमाने पे चलेगी। पैमाने पे जहाँ पे बीजेपी बिग ब्रदर रहना चाहती है और बाकी पार्टी उसके साथ चले जी। नहीं, उस नाते आपके अनुसार ये सिलसिला आगे के बाकी दूसरे प्रदेशों में भी चलता रहेगा? उसमें ऐसा है, देखिए ये नरेंद्र मोदी की जो आज एक रौनक और शान लग रही है ना, वो इस बात पे है कि उत्तर प्रदेश जो भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, उनको पता है कि आज के दिन अगर इलेक्शन हो तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ सकती है, ऐसा उनका मानना है। और उसकी ताकत से ये उनको बहुत भरोसा है कि पूरे देश का चित्र कैसे वो बदल सकते हैं। और दूसरा सिर्फ एक चैलेंज अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पूरी डिजाइन है उसमें है बिहार, कि बिहार में आज भी रीजनल पार्टी मजबूत भी है और इज्जत वाली भी है। नीतीश कुमार का अभी भी शाख है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो कोई
लेकिन challenging कुल है। मिलाकर अभी जो चुनाव हुआ वो जो बतौर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी राजनीतिक धाक पार्टी और बाकी राजनीति बना ली। अमित शाह बहुत मैंने आपको कहा ना, फिर से कहती हूँ, वो सुबह दोपहर शाम सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। वो हर एक डिसीजन पार्टी के फायदे के लिए, वो कमर्शियल और कॉम्प्रोमाइज की राजनीति नहीं करते हैं। वो खुद व्यवसायिक है दिमाग, लेकिन पैसे मिल रहेंगे ज्यादा या कुछ फायदा मिलेगा ऐसे नहीं करते। वो अब सिर्फ पॉलिटिक्स में क्या फायदा होगा उसी पे। और दूसरा देखिए, एक बात है, ये इस बार पता नहीं, मैं यहाँ देश में नहीं थी, पर मैंने देखा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में हिंदुत्व की बात नहीं हुई। मैं दृढ़ता से मानती हूँ कि इस बार के इलेक्शन में महाराष्ट्र में भी हिंदू अंडरकरंट था रहा होगा। वो तो उसमें वो रहा। वो ये कि आरएसएस को कैसे मोबिलाइज किया गया दोनों प्रदेशों में, ये अमित शाह को आता है और इसको न बाकी मीडिया जानकार है और न दूसरे पार्टियां हैं। ये अपनी एक अलग हकीकत है, ये चर्चा नहीं हुई, पर वो एक अलग हकीकत है जो कि और एक अलग तरीके पे और अलग पैमाने में नरेंद्र मोदी गुड कॉप और अमित शाह बैड कॉप भी बन सकते हैं। कुछ डिसीजन अगर लेने हैं तो अमित शाह पे डाल दो। वैसे सम्मति दोनों की होती है। मुझे ये भी पता है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल उनके पास जब अमित शाह ने अपना केस पेश किया कि शिवसेना के साथ क्यों तोड़ना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ने बहुत विरोध नहीं किया था और वो समझे थे कि ये जरूरी है। और देखिए, लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा दाव जुआ जो पूरी रणनीति वो अमित शाह ने की। अमित शाह ने एक गैम्बल खेला और उसकी ताकत नरेंद्र मोदी थी, पर उसको अपनी ताकत को यूज करना भी तो गैम्बलर को आना चाहिए। जी शीला जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।